नमस्कार। आज हम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया में थोड़ा और गहरे उतर रहे हैं। खास तौर पे दो अहम तरीकों पर बात करेंगे। एक है ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग और दूसरा है डीप लर्निंग। हमने कुछ स्टडीज देखी जो इन दोनों के बीच का जो बुनियादी फर्क है उसे काफी अच्छे से समझाती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ये चर्चा। तो पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मशीन लर्निंग की। इसमें क्या होता है कि एल्गोरिदम डेटा से सीखते हैं, मतलब पैटर्न पहचानते हैं और फिर उस सीख के आधार पे कुछ फैसले लेते हैं। हाँ। और इसके मोटे तौर पे 3 प्रकार हैं, है ना? सुपरवाइज लर्निंग, जहां लेबल वाला डेटा होता है। जी, जैसे कि ईमेल स्पैम है या नहीं ये पहले से पता हो। हाँ, फिर है अनसुपरवाइज लर्निंग, जो बिना लेबल वाले डेटा में खुद ही पैटर्न या ग्रुप्स ढूंढता है। जैसे कस्टमर्स को अलग अलग ग्रुप्स में बांटना उनकी खरीदारी के आधार पर। सही। और तीसरा है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। ये थोड़ा अलग है। ये फीडबैक से सीखता है, मतलब ट्रायल एंड एरर से। बिल्कुल, जैसे कोई रोबोट चलना सीखता है, गिरने पर नेगेटिव फीडबैक, सही कदम पर पॉजिटिव। और यहीं पर डीप लर्निंग की एंट्री होती है। ये मशीन लर्निंग का ही एक हिस्सा है, पर इसकी प्रेरणा हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क से ली गई है। अच्छा। इसमें ना कई परतें होती हैं। एक इनपुट लेयर, फिर बीच में कई सारी हिडन यानी छुपी हुई लेयर्स और आखिर में एक आउटपुट लेयर। हर लेयर में नोड्स होते हैं जिन्हें आप न्यूरॉन्स समझ सकती हैं, बिल्कुल। जो आपस में कनेक्टेड होते हैं। और ट्रेनिंग में इन्हीं कनेक्शंस की ताकत, मतलब वेट्स को एडजस्ट किया जाता है। बिल्कुल सही, ताकि मॉडल सही आउटपुट देना सीख जाए। और ये जो आपने कहा कई हिडन लेयर्स, शायद इसी वजह से इसे डीप कहते हैं। हाँ बिल्कुल, यही गहराई से बहुत कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल पैटर्न समझने में मदद करती है। जैसे तस्वीरों में चीजें पहचानना या फिर हम जो बोल रहे हैं उसे समझना, यानी स्पीच रिकॉग्निशन। और इसमें भी वो खास तरह के नेटवर्क्स होते हैं ना, सीएनएन्स और आरएनएन्स। सुना है काफी। जी हाँ, CNNs यानी कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स, ये इमेज पहचानने में कमाल के हैं। वो पिक्सेल्स के ग्रिड में पैटर्न ढूंढते हैं, जैसे किनारे या कोने। अच्छा। और RNS यानी रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स, वो सीक्वेंस वाले डेटा के लिए बहुत अच्छे हैं। सीक्वेंस मतलब? सीक्वेंस मतलब जहां क्रम मायने रखता हो, जैसे भाषा, एक वाक्य में शब्दों का क्रम, या फिर टाइम सीरीज डेटा जैसे स्टॉक मार्केट के भाव। इनमें एक तरह की मेमोरी होती है, वो पिछली जानकारी को याद रख सकते हैं। ठीक है, समझ गया। तो फिर अगर सीधे शब्दों में पूछूं, तो ट्रेडिशनल एमएल और डीप लर्निंग में मुख्य फर्क क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा फर्क जो है वो है फीचर इंजीनियरिंग का। फीचर इंजीनियरिंग? हाँ। अच्छा। ट्रेडिशनल ML में अक्सर हमें मॉडल को ये बताने के लिए कि डेटा के किन हिस्सों पर ध्यान देना है, मैन्युअली फीचर्स चुनने या बनाने पड़ते हैं। ये काफी मेहनत का काम हो सकता है। हाँ, ये तो है। जबकि डीप लर्निंग की खूबी ये ले कि वो कच्चे डेटा से, मतलब बिल्कुल रॉ डेटा से खुद ही जरूरी फीचर्स सीख लेता है, आपको उसे बताने की जरूरत नहीं। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फायदा है। मतलब समय और मेहनत दोनों बचते हैं। लेकिन फिर डीप लर्निंग को शायद बहुत ज्यादा डेटा चाहिए होता होगा, और कंप्यूटिंग पावर भी। मैंने सुना है जीपीयूज बहुत लगते हैं। आपने बिल्कुल सही सुना। डीप लर्निंग मॉडल्स को सीखने के लिए भारी मात्रा में डेटा चाहिए होता है। और हाँ, ट्रेनिंग के लिए अक्सर शक्तिशाली कंप्यूटिंग रिसोर्स, खासकर GPUs की जरूरत पड़ती है। जबकि ट्रेडिशनल एमएल शायद कम डेटा और सामान्य सीपीयू पर भी काम कर जाता है। जी बिल्कुल, ट्रेडिशनल ML कम डेटा पर भी अक्सर अच्छा परफॉर्म कर सकता है। और एक और बात, हाँ। ट्रेडिशनल ML मॉडल्स जैसे डिसीजन ट्री या लीनियर रिग्रेशन अक्सर ज्यादा इंटरप्रेटेबल होते हैं। मतलब ये समझना आसान होता है कि वो किसी नतीजे पर क्यों पहुंचे। अच्छा, मतलब ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है। हाँ, जबकि डीप लर्निंग मॉडल्स अपनी जटिलता के कारण कई बार ब्लैक बॉक्स जैसे लगते हैं। ब्लैक बॉक्स मतलब हमें ये तो पता होता है कि वो बढ़िया काम कर रहे हैं, नतीजे सही दे रहे हैं, पर ये समझना मुश्किल हो जाता है कि अंदर ठीक ठीक क्या लॉजिक चल रहा है, फैसला कैसे हुआ। तो फिर सवाल ये उठता है कि अगर ऐसी कुछ चुनौतियां हैं, तो डीप लर्निंग पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा पॉपुलर कैसे हो गया? अच्छा सवाल है। दरअसल ये किसी एक वजह से नहीं हुआ। कई चीजें एक साथ हुई जिसने डीप लर्निंग के लिए माहौल बना दिया। जैसे कि? पहला तो है डेटा की बाढ़। आज हमारे पास इंटरनेट, सोशल मीडिया, IoT डिवाइसेस, इन सब से इतना ज्यादा डेटा आ रहा है जितना पहले कभी नहीं था। हाँ, डेटा तो बहुत है। दूसरा, हार्डवेयर में तरक्की, खासकर GPUs जो पैरेलल प्रोसेसिंग में बहुत अच्छे होते हैं, वो ज्यादा शक्तिशाली और सस्ते होते गए। इससे डीप लर्निंग मॉडल्स को ट्रेन करना प्रैक्टिकल हो गया। अच्छा, हार्डवेयर का भी बड़ा रोल रहा। और तीसरा, एल्गोरिदम में भी नए नए इनोवेशन हुए, जैसे ड्रॉप आउट या बैच नॉर्मलाइजेशन जैसी तकनीकों ने मॉडल्स को बेहतर और ज्यादा स्टेबल बनाया।
इन सब चीजों ने मिलकर डीप लर्निंग को कंप्यूटर विजन, एनएलपी, हेल्थ केयर जैसे कई क्षेत्रों में अभूतपूर्व सफलता दिलाई। समझ गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रेडिशनल एमएल और डीप लर्निंग दोनों ही एआई के अहम टूल हैं। ऐसा नहीं कि एक ने दूसरे को रिप्लेस कर दिया है। बिल्कुल सही। दोनों की अपनी जगह है, अपनी ताकत है। ट्रेडिशनल एमएल तब बहुत काम का है जब आपके पास डेटा कम हो या कंप्यूटिंग रिसोर्स सीमित हो, या फिर जब मॉडल की व्याख्या करना, मतलब उसे समझना बहुत जरूरी हो। और डीप लर्निंग? और डीप लर्निंग वहां अपनी चमक दिखाता है जहां डेटा बहुत ज्यादा हो और प्रॉब्लम बहुत जटिल हो, जहां पैटर्न बहुत गहरे छिपे हों, जैसे इमेज या स्पीच रिकग्निशन में। तो सही टूल का चुनाव इस बात पर निर्भर करता है कि हमारी जरूरत क्या है और हमारे पास साधन क्या हैं। एकदम सही कहा आपने। तो संक्षेप में कहें तो ट्रेडिशनल एमएल समझने में आसान, कम डेटा पर भी कारगर। डीप लर्निंग ज्यादा डेटा पर जटिल पैटर्न पकड़ने में माहिर, पर शायद समझने में थोड़ा मुश्किल। जी। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल या कहें कि भविष्य की चुनौती सामने आती है। क्या? जैसा हमने कहा कि डीप लर्निंग मॉडल अक्सर ब्लैक बॉक्स होते हैं, तो सोचने वाली बात यह है कि क्या हम भविष्य में ऐसे तरीके विकसित कर पाएंगे जिनसे इन जटिल मॉडल्स के काम करने के तरीके को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जा सके। मतलब उनके अंदर झांकना आसान हो जाए। हाँ, और वो भी बिना उनकी प्रेडिक्टिव पावर यानी नतीजे देने की क्षमता को कम किए। ये एआई रिसर्च का एक बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण क्षेत्र है। इस पर सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।